गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के निश्चित के सेशन में, जो कि 85th सेशन है और आज वर्ल्ड टीबी डे भी है। तो आज का सेशन हमें बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा। मैं इस बात का बहुत निश्चित वे में कह सकती हूँ। मेरे साथ NITRD में यहाँ पर हैं मेरे 3 मेंबर्स हैं। डॉक्टर अनुराधा फ्रॉम शेयर इंडिया, राकेश जी फ्रॉम शेयर एंड अंकुर फ्रॉम इको। और आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आलोक यादव, ये हमारे हॉस्पिटल के ही सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी हैं। एंड मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर आलोक यादव। आज सर, यू आर वेलकम। आप सबको हेलो बोल सकते हैं ग्रुप में जो ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, टुडे दिस सेशन इज वेरी स्पेशल सेशन। आज वर्ल्ड टीबी डे भी है और वर्ल्ड टीबी डे के साथ में हम ये सेशन कर रहे हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, बच्चों के बारे में जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, और HIV, इसके बारे में हम केस डिस्कस करेंगे। तो ये आज का दिन बहुत ही अच्छा है इस सेशन को करने के लिए। थैंक यू सर। और हमारे साथ जो केस प्रेजेंटर है डॉक्टर अनुराधा, आप भी प्लीज सबको अपना इंट्रोडक्शन दे के हेलो कर सकते हैं। Hello everybody, good afternoon. I am going to speak on a case of high index of suspicion in children with HIV on ATT for early diagnosis of MDR-TB. तो जैसे कि आज का केस बताया मैम ने, आज का केस एक HIV बच्चे के बारे में है जो टीबी से भी ग्रस्त है। तो हम सब लोग जानते हैं कि टीबी और HIV दोनों ही कितनी घातक बीमारियां हैं, और जब वो एक साथ किसी को होती है तो वो एक दूसरे को और घातक शक्ति बढ़ा देती है। टीबी HIV की बढ़ा देती है, HIV टीबी की बढ़ा देती है। और खासकर ये अगर एक बच्चों में देखा जाए, बच्चों के ग्रुप में देखा जाए, तो और भी हमारी कठिनाइयां डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उनको उनकी बढ़ती उम्र में इतनी सारी चीजें होती है कि हमको बहुत बार हम उसको पिक भी नहीं कर पाते हैं। उनमें जिस तरह की टीबी होती है उसमें उसको एक पॉसिबेसिलरी मतलब कम बैक्टीरियल लोड वाली कहते हैं, तो उसको एक माइक्रोबायोलॉजिकली प्रूव करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, कल सैंपल लेने में। तो बहुत सारी कठिनाई आती है, जो कि आज हम अपने सेशन में हमारे को आलोक सर हमारे को इस बारे में एनलाइटन करेंगे। तो वही सारी बातें आज होंगी कि एक HIV बच्चा, एक टीबी बच्चों में कितनी जो दिक्कतें हैं उनको हम, और हमारा प्रोग्राम उसके बारे में क्या कहता है, या फिर अगर हम एक ऑर्गेनाइज वे में हम सोचे और उसके बारे में, तो प्रॉब्लम्स हम उनसे डील कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमको थोड़ा अपनी सोच को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके टीबी के देखना होता है कि कौन सी नई ड्रग्स बच्चों में आ गई हैं, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि जो अडल्ट में टीबी गाइडलाइंस होती है वो हमेशा बच्चों से आगे रहती है। बच्चों में हमेशा वो लेटर ड्रग्स इंट्रोड्यूस होते हैं या लेटर वो गाइडलाइंस में आता है। आज जैसे बहुत सारी घोषणाएं भी हुई हैं वर्ल्ड टीबी डे में, और बहुत पेशेंट्स मतलब बहुत बच्चों को पेशेंट सेंट्रिक उनके लिए भी आ गया है कि रेजिमेंट्स और दवाइयों के बारे में बात हुई है। तो आई एम श्योर आगे हमारे प्रोग्राम्स में ये सब इंक्लूड होगा और हम सब इसके बारे में और प्रैक्टिस से सीखेंगे। तो आज का एजेंडा यही होगा कि हम बात करेंगे। पहले केस प्रेजेंटेशन होगा डॉक्टर अनुराधा जोशी, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर ART सेंटर BHU है। एंड उसके बाद हमारे एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर आलोक सर, पीडियाट्रिशियन एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर है ना हमारे इंस्टीट्यूट के, वो डायरेक्ट देंगे। और अब बारी है केस प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर अनुराधा जोशी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर ART BHU। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं एक 10 साल के बच्चे का केस बताने जा रही हूँ, जो कि रेजिडेंट है मिर्जापुर का, और उसका वजन उस समय 19 किलो था जब वो आया। वो हमारे सेंटर में 7 जुलाई 2017 पे रजिस्टर हुआ। उसी दिन ATT स्टार्ट हो गया 7/7/17 को, क्योंकि वो प्राइवेट नर्सिंग होम से वर्कअप करके आया था, रेफर होके आया था। डेट ऑफ ART इनिशिएशन 5 दिन बाद था, 12/7/17 को। अब जब पेशेंट आया हमारे पास तो वो माइल्ड फीवर फॉर 1 ईयर, भूख कम लगना और कमजोरी लेके आया। ये सब 1 साल से चल रहा था। बाहर से ट्रीटमेंट ले चुका था, ड्यूओवीर हाफ टैबलेट फॉर 40 डेज एंड मॉक्सीफ्लॉक्स एंड आर्सेनेक्स फॉर 15 डेज। उसके घर में किसी को भी
टीबी नहीं थी और दोनों पेरेंट्स ART पे हैं और सप्रेस्ड हैं वायरली। ऑन एग्जामिनेशन ये चाइल्ड को फीवर था 102 डिग्रीज, अदरवाइज ही वाज वाइटल्स वर विद इन नॉर्मल लिमिट्स। मैलनरिश्ड था वो वजन उसका 19 किलो था जबकि होना चाहिए था 37 kg, 37 किलो, और हाइट 130 सेंटीमीटर थी जबकि होनी चाहिए थी 139। तो ये ग्रेड 4 IAP के ग्रेडिंग में आया, जिसका मतलब है कि सिवियर मैलनरिश्ड था ये बच्चा। और पर एब्डोमेन हम लोग ने जब देखा सिस्टमिक एग्जामिनेशन तो लिवर 2 सेंटीमीटर एंड स्प्लीन जस्ट पैल्पेबल थी, बाकी सारे सिस्टम्स नॉर्मल थे। तो ये सारे सिम्टम्स लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो 1 साल से चले और सिवियर ग्रोथ रिटार्डेशन प्लस एब्डोमिनल फाइंडिंग्स से हम लोग ने एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमिनल कॉक्स बनाया एंड वी वेंट इन फॉर इन्वेस्टिगेशंस। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो अल्ट्रासाउंड के अलावा और कोई रिमार्केबल रिजल्ट नहीं मिला। सारा बेसलाइन नॉर्मल था, वायरल मार्कर्स नॉर्मल थे और अल्ट्रासाउंड में हमें माइल्ड हेप्टोस्प्लेनोमेगाली मतलब लिवर और स्प्लीन बढ़ी हुई थी और लिम्फ एडेनोपैथी थी, मतलब लिम्फ नोड का साइज 12 to 16 मिलीमीटर था। इससे हम लोग ने एक प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बनाया और पेशेंट को ATT ऑन अ ट्रायल बेसिस स्टार्ट करके चाइल्ड वेट बैंड से स्टार्ट किया और 5 दिन के बाद ART भी स्टार्ट कर दिया, ZL और FAB। CD4 कम था इसलिए हम लोग ने जल्दी ART स्टार्ट कर दिया। पेशेंट का एडरेंस हमेशा 100% रहा है और उसकी मदर केयर गिवर है जो कि बहुत ही केयरिंग थी। तो आफ्टर स्टार्टिंग ATT 3 months पे हम लोग ने देखा कि फीवर लो ग्रेड परसिस्ट करता जा रहा है और एपेटाइट भी कम थी पेशेंट की। तो इसको एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल दिया गया फीवर बार बार आने की वजह से और इन्वेस्टिगेट किया तो सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल निकले। CD4 88 था, वायरल लोड TMD था, हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ TB आइरिस रखा एंड शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स दिया, after which the patient became better। और 9 महीने पे फिर से वो पेशेंट आया, उस समय उसकी सांस फूल रही थी 15 दिन से और हम लोग ने उसका डायग्नोसिस न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी निमोनिया रखा PCP, क्योंकि उसका LDH उस समय हाई था, PO2 67 था, CD4 persistently less than 100 था and chest X-ray showed bilateral hilar infiltrates। So he was hospitalized and managed with steroids and Bactrim DS and क्योंकि PCP एक WHO stage 4 condition है तो we suspected failure of ART, लेकिन viral load इस समय भी TND था, that is target not detected। अब ATT के 12 महीने चलने पे वो पेशेंट फिर से हमारे पास आया, उसमें में उसको फीवर था, ग्रॉस असाइटिस था, एब्डोमिनल पेन था एंड कॉन्स्टिपेशन था। ये सब सिम्टम्स इसको 2 महीने से हो रहे थे। तो अब इस समय हम लोग ने फिर से USG किया विच शोड हेप्टोस्प्लेनोमेगाली, ग्रॉस असाइटिस एंड इस बार जो लिम्फ नोड्स थे उनके साइज बहुत बढ़ गए थे, 1.6 से 2.5 सेंटीमीटर साइज बढ़ गए थे और USG गाइडेड FNAC किया बट वो फेल हो गया। देन हम लोग ने ascitic tap twice किया अंडर albumin coverage and exudative fluid was elicited। CB-NAT of the fluid was negative, CD4 was 62 and viral load उस समय फिर से TMD आया। CT thorax किया गया क्योंकि बच्चे को खांसी ड्राई कॉफ हो रही थी और ट्री इन बर्ड लाइक नोड्यूल्स एंड ओपेसिटीज मिले bilaterally और with necrotic mediastinal lymph node। उस समय CB-NAT of sputum was Mycobacterium not detected। हम लोगों ने CT abdomen भी किया but USG findings same confirm हो गई इससे and we also got to know that omental spread भी हुआ था इस TB का and
the liver texture was normal and caliber of portal vein was normal. So here I want to say that since viral load always remained TMD, but despite taking ATT for 1 year, the TB, abdominal TB worsened and there was spread to the lungs. मतलब विस्तृत हो गया ये TB lungs पे. तो हम लोग ने एक क्लिनिकल सस्पिशन हुआ DRTB का और सेकेंड लाइन ATT के लिए DRTB सेल से रिक्वेस्ट किया और उस समय एक समिति गठित की गई जिसने आदेश दिया कि MDR रेजिमेंट स्टार्ट किया जाए. तो हम लोग ने 9/8/18 से 9/2/20 तक ये रेजिमेंट चला DRTB थेरेपी. इसके चलने के 2 महीने बाद ही पेशेंट का फीवर एकदम गायब हो गया और उसका वजन 19 किलो से 45 kg हो गया और हाइट 130 से 150 सेंटीमीटर और बच्चा अब स्वस्थ है. तो हमारे आज का इशू ये है कि CBNAT पॉजिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ CBNAT इन एसाइटिक फ्लूइड इज लो 67%. तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम जल्दी उसे MDR TB सस्पेक्ट करें. ऑल्सो DRTB डायग्नोसिस ऑफ DRTB हम लोग के एल्गोरिदम में CBNAT पे बेस्ड है और अगर पॉसिबैसिलरी केसेस होते हैं बच्चों में तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए इन सिचुएशंस में. इसके लिए हम डॉक्टर आलोक को इनवाइट कर रहे हैं. थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा. आपने बहुत अच्छे से केस पढ़ा ही नहीं, केस बहुत अच्छी तरह से वर्कड अप भी था. मतलब हर स्टेज पे जो होना चाहिए था आप लोगों ने एकदम राइट टाइम पे किया. पहले उसको क्लिनिकली सस्पेक्ट किया TB और फिर सिर्फ TB नहीं, आपने आयरिस के बारे में भी सोचा, PCP के बारे में भी सोचा, कहीं आपकी एंटी रेट्रोवायरल नहीं फेल हो रही उसके बारे में सोचा. तब भी सोचे कि कितनी दिक्कत वाला एरिया है कि बच्चे में एक्स्ट्रा परमेट TB और MDR TB की उसको 1 साल लग गए हमको उस लाइन राइट तक पहुंचने में, क्योंकि ये है ही दिक्कत वाला. इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग बिल्कुल सही पे सही टाइम पे सही करते रहे, पर ये है ही एक डायग्नोस्टिक डिफिकल्टी, एक डायग्नोस्टिक चैलेंज है ही. एक्स्ट्रा परमेट TB चाहे अडल्ट में भी हो, उनमें भी एक चैलेंज रहता है, बच्चों में और भी बड़ा चैलेंज बन जाता है. इसलिए मैं बहुत वेरी लकी कि आज हमारे साथ आलोक सर हैं जो हमको इस विषय में हमको एनलाइटन करेंगे. सो आई वुड वेलकम डॉक्टर आलोक सर. आप बताइए डायरेक्टली. थैंक यू डॉक्टर अनन्या. पहले तो मैं डॉक्टर अनन्या का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे स्पेशली इस केस में एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाया और डॉक्टर अनुराधा का मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगा शेयर इंडिया से कि उन्होंने लगातार इस केस पे हमारे बीच में डिस्कशन किया. और डॉक्टर अनुराधा मैडम जो BHU से हैं उन्होंने भी, हमने तीनों लोगों ने काफी इस केस पे काम किया ताकि मैक्सिमम जो हम इनपुट्स हैं वो आप लोगों को दे सकें कि इस तरह के केसेस को किस तरीके से आपको अपने सेंटर पर ट्रीट करना है. सर आप देख पा रहे हैं? हाँ मैं देख पा रहा हूँ. ऑलराइट. तो केस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चा है उसको फीवर 1 साल से आ रहा था, एपेटाइट कम है, वेट गेन नहीं कर रहा था, BMI उसका 11.24 है. रेडियोलॉजिकली फाइंडिंग जो है TB की तरफ सजेस्टिव थी. पॉइंट्स जो इसके अगेंस्ट थे TB में वो कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री कफ की नहीं थी, कोई बच्चे को एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की हिस्ट्री नहीं थी, नो हिस्ट्री ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, नो हिस्ट्री ऑफ लोअर GI ब्लीडिंग, क्रोनिक डायरिया. ATT is basically started on the basic radiologically findings. Next, रेडियोलॉजिकली फाइंडिंग में आप देखेंगे CT एंड चेस्ट फाइंडिंग में तो मीडियस्टनल जो है लिम्फेडिनोपैथी थी बच्चे को, बाइलेटरल मिड जोन ओपेसिटी है और कंसोलिडेशन है, ट्री इन बट अपीयरेंस है. बाइलेटरल मिड जोन ओपेसिटी थी चेस्ट एक्सरे के अंदर. नेक्स्ट, रेडियोलॉजिकली यदि एब्डोमिनल फाइंडिंग में देखेंगे तो पेरिटोनियल थिकनिंग है, ओमेंटल थिकनिंग है, मैटेड एंड नेक्रोटिक लिम्फ नोड थे एंड थिकनिंग ऑफ सीकम एंड नैरोइंग ऑफ द टर्मिनल इनियम है. इसमें रेडियोलॉजिकली फाइंडिंग जो हमने रेडियोलॉजी का लास्ट में जो सीटीज कराया है उसके अंदर ये फाइंडिंग्स थे. नेक्स्ट, केस जब हमने देखा है तो 3 मंथ में सिम्टम्स जो है बच्चे के परसिस्ट कर रहे थे, कोई रेडियोलॉजिकली इंप्रूवमेंट नहीं था और TB आइरिस हम सस्पेक्ट कर रहे थे. TB आइरिस क्या होता है, ये सडनली जो है पैराडॉक्सिकल वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स होता है एट द एंड ऑफ द 2-3 मंथ जब हम TB की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. इसमें नए लिम्फ नोड्स अपीयर हो सकते हैं या फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो और वर्सनिंग हो सकते हैं ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस. तो वी आर सस्पेक्टिंग
at the end of 3 month possibility of TB iris, at the end of 6 month जो है suspected failure of ART, we are suspecting the ART failure, and at the end of the 12 month जब बच्चा दोबारा 1 साल के बाद आता है तब देखा कि उसको फीवर भी है, ग्रोसाइटिस है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है। जब हमने वहां पे अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड के अंदर कॉग्लोमेरेटिक मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड का साइज 2.5 into 2.5 सेंटीमीटर है। सीटी चेस्ट में भी नेक्रोटिक लिम्फ नोड थे, एब्डोमिनल सीटी कराया उसमें भी पेरिटोनियल थिकनिंग है, और सीबीनेट के अंदर जो है वो हमने जब कराया तो एमटीबी उसके एसाइटिक फ्लूइड के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम एब्डोमिनल टीबी पे आते हैं कि क्या है। तो टीबी इन्फेक्शन इन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इंक्लूडिंग द गट एंड पेरिटोनियम। एब्डोमिनल टीबी केसेस मेक अबाउट 3% ऑफ ईपीटीबी केसेस इंडिया में। मोस्टली जो एब्डोमिनल टीबी है दैट इन्वॉल्व इन द पेरिटोनियल और इंटेस्टाइन। पेरिटोनियल में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन एंड fever, and in intestine there is recurrent intestinal colic, partial or complete intestinal obstruction, chronic diarrhea हो सकता है, unexplained weight loss हो सकता है, palpable mass हो सकता है, and lower GI bleeding हो सकता है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस पार्ट पे आते हैं, कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो एब्डोमिनल टीबी के लिए हमें ये तो उसके अंदर ये जो रेडियोलॉजिकली फाइंडिंग के थ्रू हम इसको डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे में सिम्टम्स होना चाहिए, उसके बाद जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी एमआरआई करा सकते हैं। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करा के देखेंगे कि प्राइमरी फोकाई की चेस्ट एक्सरे है, एक्सरे में कोई लीजन्स तो नहीं है, जिसके बाद सेकेंडरी जो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस को इन्वॉल्व किया है। यदि एसाइटिक फ्लूइड है या पेरिटोनियल फ्लूइड आ रहा है तो उसकी जांच हम साइटोलॉजी, एडीए या जीन एक्सपर्ट के लिए भेज सकते हैं। यदि लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर तो हम यूएसजी गाइडेड एफएनएससी या बायोप्सी कर सकते हैं मेसेंट्रिक या रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स की। नेक्स्ट, अब हम बात आते हैं कि इसकी डायग्नोसिस जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की पीडियाट्रिक के अंदर सबसे पहली डायग्नोसिस है जीन एक्सपर्ट हम करते हैं। जीन एक्सपर्ट की हमारी सेंसिटिविटी क्या है। तो यदि स्मीयर पॉजिटिव, कल्चर पॉजिटिव है तो देन द सेंसिटिविटी नियर अबाउट 98%। यदि स्मीयर नेगेटिव, कल्चर पॉजिटिव केसेस 68%, लिम्फ नोड एस्पिरेशन में सेंसिटिविटी 84.9%, प्लूरल फ्लूइड में 43%, पेरिटोनियल फ्लूइड में 28.5%, सीएसएफ के अंदर 79.5% and gastric fluid the sensitivity 83.8%। तो इसमें देख के ये लगता है कि जो सबसे कम सेंसिटिविटी है दैट इज इन द पेरिटोनियल फ्लूइड। नेक्स्ट, कुछ डेफिनेशंस हैं जो अभी रिसेंटली रिवाइज हुई हैं टीबी की। इसमें डीआरटीबी का मतलब है रेजिस्टेंट टू एचएनआर, रेजिस्टेंस आल्सो मैनेज्ड एज एमडीआरटीबी। पॉली रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स बट नॉट बोथ एचएनआर। Pre-XDR resistant to MDR plus resistant to any fluorocontrol. XDR is MDR TB, resistant TB also resistant to fluoroquinolone and one or more additional group A drug resistance, bedaquiline or linezolid. XDR TB में basically resistant to levofloxacin, moxifloxacin and any resistance of the group A drug also. Then the extensive or advanced diseases, presence of bilateral cavitary disease, bilateral extensive pericardial damage on chest radiography. Severe extrapulmonary TB, miliary TB, TB meningitis, CNS TB in children less than 15 years of the age, extrapulmonary form of TB other than lymphadenopathy, peripheral node or isolated mediastinal mass without compression are considered as severe form of the extrapulmonary TB. Next, so come on the diagnosis, how to approach the case of the pediatric tuberculosis. यदि किसी बच्चे को persistent fever है और for more than 2 weeks without any known cause, अनरिमिटिंग कफ है 2 वीक से ज्यादा, वेट लॉस है 5% और नॉट गेनिंग वेट फॉर 3 मंथ डेस्पाइट एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फेलियर ऑफ न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन इन सेम विद और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विद ए टीबी पेशेंट इन लास्ट 2 years, देन सबसे पहले हम एक्सरे कराएंगे। इफ एक्सरे सजेस्टिव ऑफ द टीबी देन वी डू फॉर नीट अप्रूव्ड नेट, जिसमें गैस्ट्रिक एस्पिरेट या इंड्यूस्ड स्पुटम उसका भेजेंगे। यदि इसके अंदर कहीं पे भी हमारा नेट पॉजिटिव आता है देन वी कैन कंफर्म इट एज ए माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केसेस। माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केसेस में या तो रिफेम्सिन रेजिस्टेंस होगा देन वी ट्रीट एज ए रिफेम्सिन रेजिस्टेंस केसेस। रिफेम्सिन रेजिस्टेंट यदि नहीं मिलता है देन वी ट्रीट एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इफ चेस्ट एक्सरे नॉन स्पेसिफिक शैडोज हैं देन वी गिव द एंटीबायोटिक कोर्स, उसको 2 वीक्स का एंटीबायोटिक देंगे। उसके बाद भी शैडो परसिस्ट कर रही है देन रिपीट द नेट।
यदि नेट नेगेटिव आता है तो क्या करना है कि नेट नेगेटिव आता है देन वी कैन फाइंड आउट टू गेट ए गुड स्पेसिमेन। कहीं से भी यदि हमें स्पेसिमेन मिल रहा है तो हमें एक अच्छा स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, चाहे हमें ब्रोंकल एल्वोलर लवाज से कलेक्ट करना है या लिम्फ नोड से कलेक्ट करना है, या फिर हमें हायर सेंटर भेजना है फॉर द एक्सपर्ट ओपिनियन। यदि हमें कुछ अच्छा सैंपल मिल जाता है देन वी रिपीट द नेट, नेट में पॉजिटिव आता है देन दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म केस, नेगेटिव आता है देन वी हैव टू गो फॉर सम अल्टरनेटिव डायग्नोसिस। नेक्स्ट, तो देन वी कम के एचआईवी के केस में हम कैसे केस फाइंडिंग करें, टीबी है कि नहीं है साथ में। तो इंटेंसिव केस फाइंडिंग है, या चाइल्ड मोर देन 12 मंथ ऑफ द एज लिविंग विद एचआईवी, तो उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में हम 4 चीजें देखेंगे, बच्चे का पुअर वेट गेन है, फीवर है, करंट कफ है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री विद टीबी केसेस, असिस्ट फॉर देन वी सी द कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है आईपीटी के लिए। यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम उसको आईपीटी देंगे, यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन है देन वी डेफर फॉर द आईपीटी। असिस्ट फॉर टीबी एंड अदर डिसीजेस, जब टीबी आ रही है उसको बच्चे को तो ट्रीट फॉर टीबी, या नॉन टीबी आ रही है तो फॉलो अप एंड कंसीडर फॉर द आईपीटी। यदि कोई और डायग्नोसिस बन रही है तो गिव ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज एंड कंसीडर फॉर द आईपीटी। स्क्रीन रेगुलरली फॉर द टीबी इन्फेक्शन। नेक्स्ट, 4 symptoms complex for TB screening एवं PLHIV। चिल्ड्रंस के अंदर हमने 4 सिम्टम्स अभी बताए थे, कफ है, फीवर है, पुअर वेट गेन है, कॉन्टैक्ट विद टीबी केसेस है। एडोलेसेंट में हम बात करते हैं तो करंट कफ है, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये एडोलेसेंट के अंदर फाइंडिंग्स रहती हैं। इसमें भी वही है प्रोटोकॉल के, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे टीबी के लिए, टीबी है तो टीबी ट्रीट करेंगे, नहीं टीबी है तो उसको फॉलो अप बुला के आईपीटी के लिए कंसीडर करेंगे। यदि कोई अदर डायग्नोसिस है तो गिव एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर दैट डिसीज एंड कंसीडर फॉर द आईपीटी। यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोई आईपीटी का देन डेफर फॉर द आईपीटी, जस्ट लाइक क्रोनिक हेपेटाइटिस है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। यदि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम उसको आईपीटी देंगे, लेकिन रेगुलरली हम स्क्रीन करते रहेंगे कि उसको टीबी का इन्फेक्शन डिसीज ना हो। नेक्स्ट, एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है जिसको हम टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम पल्मोनरी टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक नेट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। नेट के अंदर पॉजिटिव आता है देन वी डिक्लेयर एज ए माइक्रोबायोलॉजिकली डायग्नोस्ड केसेस। यदि नेट के अंदर नेगेटिव आता है, एक्सरे सजेस्टिव है, देन वी कंसीडर एज ए क्लिनिकली डायग्नोसिस टीबी केसेस। यदि नेट नेगेटिव है, चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है तो ये नॉन टीबी में जाएगा। यदि सिम्टम्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के हैं देन नेट कल्चर पॉजिटिव सैंपल फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट से हमें नेट या कल्चर पॉजिटिव आ रहा है then this is considered extrapulmonary TB। cytologically histopathologically एग्जामिनेशन कराएंगे, साथ में कोई सिम्टम सजेस्टिव है टीबी के लिए तो एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी में आएगा। चेस्ट एक्सरे और दूसरी जो रेडियोलॉजिकली एग्जामिनेशन करेंगे उसके बाद सिम्टम्स को सजेस्टिव है टीबी में तो ये एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी के अंदर है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कब हम बच्चों में सस्पेक्ट करें कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। तो सबसे पहले है कि पुअर नॉन या पुअर रेस्पॉन्स टू, ये फर्स्ट लाइन हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बच्चा उससे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दूसरा, ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलो अप है, रिकरेंट टीबी हो रही है या फिर कुछ और कंडीशंस हैं। यदि बच्चा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, टीबी दे रहे हैं उसके बाद भी बच्चा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या बच्चा जो 1 महीने से ज्यादा टीबी का ट्रीटमेंट ले लिया है, या लॉस टू फॉलो अप है, हमारे पास जो है हमारे सिस्टम में रिट्राइव नहीं हो रहा है, या माइक्रो जब भी आया लॉस टू फॉलो अप में माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म केसेस आया है, या फिर रिलैप्स है, एक बार बच्चा ठीक हो गया, क्योर हो गया है, उसके बाद दोबारा से रिलैप्स होके आ रहा है, या फिर बच्चा जो है वो एमडीआर के संपर्क में है, उसके माता पिता को किसी को एमडीआर है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री है उसके घर में किसी की डेथ हुई है इन हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, इनमें हम प्रिजम्पटिव डीआरटीबी सस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम टाइम के अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई करें तो कुछ बच्चे जिनने 1 महीने का कम ट्रीटमेंट लिया है विद उनमें चाइल्ड लिविंग विद एचआईवी है, या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, या कोई फैमिली में डेथ की हिस्ट्री है। यदि 1 महीने से ज्यादा का ट्रीटमेंट लिया है, प्रीवियसली ट्रीटेड केस है, रिकरेंट है, लॉस टू फॉलो अप है, या फाउंड पॉजिटिव यानी फॉलो अप में कहीं पर भी पॉजिटिव आ रहा है किसी भी डायग्नोसिस के थ्रू, या फेल ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट फेल हो गया है, या पीडियाट्रिक जो टीबी है वो नॉन रेस्पॉन्डर है जिनमें वेट वगैरह नहीं बढ़ रहा है, बच्चा फीवर उसका इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस केस में हम कह रहे हैं पीडियाट्रिक पेशेंट ऑफ टीबी विद क्लिनिकली नॉन रेस्पॉन्सिव विद और विदाउट रेडियोलॉजिकली डिटोरिएशन डिस्पाइट एडरेंस टू एपीटी बाय द एंड ऑफ 4 वीक विद और विदाउट ऑफ मोर द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर। यदि उसका जो है वो
रेडियोलॉजिकली डिटोरिएट कर रहा है डेस्पाइट द एटीटी और साथ में इरेस्पेक्टर है, एक्सपोज हुआ है टू द एमडीआर टीबी पेशेंट या हिस्ट्री है फैमिली डेथ की या अर्लियर लॉस टू फॉलो अप है, साथ में जो है उसका सैंपल निकालना व्हेन माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट इज नेगेटिव और एमटीबी एंड देयर इज नो पॉसिबल टू असेस द स्पेसिमेन, हम उसका स्पेसिमेन असेस नहीं कर पा रहे हैं। इन व्यू ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एंड रिस्क ऑफ सेकंड लाइन ड्रग थेरेपी डिसीजन ऑफ सच सिचुएशन शुड बी मेड ऑन द, तो हम इस केस में जो है प्रोबेबल डीआरटीबी का उसकी डायग्नोसिस बना के डीआरटीबी कमेटी के थ्रू वी कैन स्टार्ट द डीआरटीबी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, sign and symptom when to suspect the sign and symptom of active TB disease है, एडिशनल रिस्क फैक्टर है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, कोई फैमिली में डेथ है या ट्रीटमेंट फेल हुआ है, फर्स्ट लाइन नॉन रेस्पॉन्सर है, प्रीवियसली ट्रीटेड, जिसने प्रीवियसली जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट लिया है वो भी कुछ टाइम के लिए कुछ ड्रग्स लिए हैं, तो वो केस भी इसके अंदर आता है। रेजिस्टेंट पैटर्न हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं और सैंपल कलेक्शन नहीं है, तो ये समराइज है। तो इन पेशेंट्स में हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बच्चों में हम सस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बच्चों का सैंपल नहीं असेस कर पा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके साथ जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो पेशेंट कैसा है, चाइल्डहुड टीबी पेशेंट है, उसके साथ में उसका स्टेटस जो है वो ड्रग सेंसिटिव है, ड्रग रेजिस्टेंट है, यदि हमें पता है तो कंफर्म डीआरटीबी है, यदि हमें नहीं पता यदि हमें पता है कि ड्रग रेजिस्टेंट है देन वी ट्रीट फॉर ए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यदि हमें पता है कि ड्रग सेंसिटिव है देन ट्रीट फॉर ए ड्रग सेंसिटिव टीबी। लेकिन यदि हमें नहीं पता चल पा रहा है देन कांटेक्ट विद द इन्फेक्शियस टीबी पेशेंट, उसके साथ में जो कोई पेशेंट है उसका स्टेटस हम देखते हैं, यदि वो स्टेटस जो है ड्रग रेजिस्टेंस है देन हम इन बच्चों को जो है प्रोबेबल डीआरटीबी के अंदर कंसीडर करते हैं। यदि सोर्स जो है का हमें सोर्स का भी नहीं पता चल पा रहा है या फिर चाइल्ड जो है वो पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है उसको फेल कर रहा है, तो हम इसको प्रिजम्पटिव डीआरटीबी करते हैं। तो ड्रग सेंसिटिविटी या ड्रग रेजिस्टेंस पैटर्न ऑफ चाइल्ड और सोर्स स्पेसिमेन, चाइल्ड स्पेसिमेन यदि हमें नहीं मिल रहा है तो सोर्स के स्पेसिमेन के अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। यदि सोर्स के स्पेसिमेन में ड्रग रेजिस्टेंस आ रहा है तो हम ड्रग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ड्रग सेंसिटिव आ रहा है तो ड्रग सेंसिटिविटी addition to treat as a probable DRTB. Next, इसका सक्सेसफुल मैनेजमेंट फॉर द डीआरटीबी केसेस, करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट कैटेगराइजेशन, करेक्ट ट्रीटमेंट एंड कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जब कब हम हॉस्पिटलाइज करेंगे डीआरटीबी बच्चों को, ये जो बच्चे की एज 5 ईयर से कम है उसको एक्सटेंसिव या सीवियर टीबी डिसीज है, अनीमिया है with or without heart failure, intolerance to any drug in the shorter longer DRTB regimen, severe malnourishment है, BMI less than 16 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, या bilateral fetal edema है, या फिर उसका मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस 16 से कम है, जनरल कंडीशन बच्चे की बहुत अनस्टेबल है, वाइटल साइन ड्राउजी है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस शॉक, पुअर परफ्यूजन है, सैचुरेशन 94% से कम है, हेमोप्सिस है, अंडरलाइन सीवियर कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है जैसे हेपेटाइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कोई किडनी डिसीज है साथ में, या कोई कार्डियक डिसीज है, या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करना है जहां पर चेस्ट की कोई इमरजेंसी है, या कोई इलेक्टिव सर्जरी हम प्लान कर रहे हैं, या फिर डिस्क्रिशन है, कोई फिजिशियन का के अकॉर्डिंगली कुछ प्लान कर रहा है और तो पीडियाट्रिशियन कुछ और प्लान कर रहा है, तो इन सारे तरह के पेशेंट्स को वी कैन कंसीडर फॉर द हॉस्पिटल। सबसे पहले क्या है, अब हमने जब कैटेगराइज किया तो इसमें सबसे पहले प्रिवेंटिव टीबी केसेस हैं, फिर एड नोटिफाइड टीबी पेशेंट हैं, या नॉन रेस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट है, सभी का हमने नेट करते हैं। नेट में हमने देखा कि ये रिफेम्सिन रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रिफेम्सिन रेजिस्टेंस का हम फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकंड लाइन एलपीए, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग कराते हैं, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, लिनोजुलिड, क्लोफाजमीन, पैराजीनामाइड, डेलामिनेट और बिडाक्लोइड के लिए। यदि रिफेम्सिन रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लाइन एलपीए यदि हमने लगवाया उसके अंदर हो सकता है एच रेजिस्टेंस आ रहा हो, तो एच रेजिस्टेंस आ रहा है तो सेकंड लाइन एलपीए लगवाएंगे और डीएसटी लगवाएंगे पैराजीनामाइड के लिए। डीएसटी फॉर मॉक्सिफ्लोक्सासिन, लिनोजुलिड हम तभी लगवाएंगे जब पैराजीनामाइड का रेजिस्टेंस हमें पता चल रहा है, या फिर एच रेजिस्टेंस इसमें नहीं डिटेक्ट कर रहा है तो फिर हम इसको फर्स्ट लाइन एटीपी का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, यदि रिफेम्सिन रेजिस्टेंस आ रहा है तो सेकंड सैंपल जो हमारा है, यदि हमारा सीवीनेट के अंदर रिफेम्सिन रेजिस्टेंस आ रहा है देन वी सेंड सेकंड सैंपल फॉर द कल्चर डीएसटी लैब के लिए भेजेंगे, और वहां पे हम और साथ में हम इसका फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकंड लाइन एलपीए, लिक्विड कल्चर डीएसटी लगाएंगे, बिडाकुलिन, डेलामिनेट, बिडाकुलिन, पैराजीनामाइड, क्लोफाजमीन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, लिनोजुलिड और डेलामिनेट के लिए। जब हम प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन करेंगे उसके बाद निक्षय के अंदर हम देखेंगे इसका कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट में, यदि एलपीए की रिपोर्ट अवेलेबल है तो हम ये देखते हैं एलपीए के अंदर
कि कोई एडिशनल रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, या कैट-जी या आईएनएच का म्यूटेशन तो नहीं आ रहा है, या फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस तो नहीं है। यदि इनमें से कुछ भी है, यदि एच रेजिस्टेंस डिटेक्टेड है, कैट-जी और आईएनएच म्यूटेशन एंड फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस नॉट डिटेक्टेड, मतलब फ्लोरोक्विनोलोन का रेजिस्टेंस नहीं है, इनमें से कोई भी म्यूटेशन तो है लेकिन दोनों का म्यूटेशन नहीं है, तो हम सॉर्टर में ले सकते हैं। लेकिन यदि इसके अंदर जो है फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस आ रहा है और कैट-जी आईएनएच दोनों का म्यूटेशन आ रहा है, then we cannot take these type of children into the shorter regimen, हमें इन्हें longer oral regimen में लेना होगा। यदि कोई additional shorter regimen के अंदर भी यदि हमें बाद में कोई additive resistance पता चल रहा है या कोई ड्रग बच्चा टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या रिटर्न टू फॉलो अप आ रहा है, तो हम उस कंडीशन में भी फिर ऑल ओरल longer regimen में इस बच्चों को स्टार्ट करें। नेक्स्ट, यदि रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लाइन एलपीए लगाए, जिसमें हमने देखा एच रेजिस्टेंस आ रहा है, तो एच रेजिस्टेंस का एच मोनो पॉली डीआरटीवी रेजिमेंट स्टार्ट किया जाएगा। यदि एच रेजिस्टेंस आ रहा है तो सारा ड्रग सेंसिटिविटी टीबी ट्रीटमेंट हम बंद करेंगे। यदि एच रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो ड्रग सेंसिटिविटी टीबी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। यदि एच मोनो पॉली डीआरटीवी रेजिमेंट हमने स्टार्ट किया, उसके बाद जब साथ में हम इसकी रिफ्लेक्स टेस्टिंग भी कराते हैं, फर्स्ट लाइन एलपीए लिक्विड कल्चर कराएंगे। यदि लिक्विड कल्चर और फर्स्ट लाइन में कोई रेजिस्टेंस पैटर्न आ रहा है, एडिटिव रेजिस्टेंस आ रहा है या इंटॉलरेंस हो रहा है या कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है जहां पे हम एच मोनो की जो ड्रग्स हैं वो नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे एच मोनो का ट्रीटमेंट मॉडिफाई करेंगे। और यदि नॉन रेस्पॉन्स, यदि ट्रीटमेंट मॉडिफाई करने के बाद भी पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है या इस रिजमेंट पे पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम रिपीट नेट का सैंपल उसको भेजेंगे। नेक्स्ट, प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन में सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हाइट वेट करते हैं, साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करेंगे। इसके अंदर लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में आरबीसी करेंगे, एचआईवी टेस्टिंग करेंगे, सीबीसी करेंगे, एचबी, टीएलसी, डीएलसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड, यूरिन एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, चेस्ट एक्सरे एंड ईसीजी। नेक्स्ट, अब रेजिमेन हम कैसे बनाएंगे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं ड्रग्स नॉट, कभी हमने ड्रग यूज नहीं किए हैं और डीएसटी के अंदर भी सेंसिटिविटी आ रही है। सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू दोज ड्रग नॉट यूज्ड, डीएसटी नॉट अवेलेबल या अवेलेबल। थर्ड प्रेफरेंस ड्रग नॉट यूज्ड, डीएसटी शो सेंसिटिविटी, ड्रग यूज किए हैं बट डीएसटी शो सेंसिटिविटी। फोर्थ प्रेफरेंस ड्रग यूज्ड, डीएसटी नॉट अवेलेबल या अवेटेड है। और जो दवाइयां हैं ड्रग कभी हमने यूज नहीं की है लेकिन डीएसटी रेजिस्टेंस पैदा कर शो कर रही है, या ड्रग यूज की है और डीएसटी शो रेजिस्टेंस, इनके ये दवाइयां हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। regimen prepared as per the sequence of ABC जो ग्रुप्स हैं उसकी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम regimen इसका प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, Principle for management of the DRTV in children, always treat in consultation with the expert, preferably pediatric, linked to DRTV. At least 4-5 effective drug हमें चाहिए from group A, group B to which the mycobacterium tuberculosis is known or likely to be susceptible. Do not add a single drugs. कोई भी सिंगल ड्रग हमें इसमें नहीं यूज करनी है। यदि आप सिंगल ड्रग्स बीच में यूज करेंगे तो वो रेजिस्टेंस पैदा कर देगी। Strict monitor of treatment by clinical examination, radiologically, culture, response to the undertaking by pediatrician expert available linked to DRTV। हमेशा जो है वो इसका रेडियोलॉजिकली, कल्चर, ये रेगुलरली हमें मॉनिटर करना है, क्योंकि जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ड्रग्स का, there are lot of the adverse event, lot of the side effects, so we have to manage the side effect at the initial level, or you know what you have to do to manage all these type of the side effect। तो वो बहुत जरूरी है। वो साइड इफेक्ट आप रेडियोलॉजिकली मैनेज कर सकते हो या क्लिनिकली जो पेशेंट के अंदर आ रहे हैं वो आपको मैनेज करना है। चिल्ड्रन जिनकी एज 5 to 18 ईयर है, वेट जो है 15 kg है, वो शॉर्टर या लॉन्गर दोनों रेजिमेन के लिए एलिजिबल है। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर आर नॉट एक्सक्लूडिंग फ्रॉम शॉर्टर बट इंस्टीड गेट शॉर्टिंग शॉर्ट कोर्स इंजेक्टेबल टिल फर्दर एविडेंस। एक्चुअली बीडीक्यू जो है इंडिया के अंदर अभी 5 ईयर से नीचे वालों में रिकमेंड नहीं है, तो जो शॉर्टर रेजिमेन जब हम बनाते हैं तो बीडीक्यू की जगह हम कोई इंजेक्टेबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। ड्रग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसके अंदर हम ड्रग्स को कैसे एडिक्वेट ड्रग्स को हम चुने हैं। तो इसके लिए हमारी ड्रग्स ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी 3 क्लासिफिकेशन है। ग्रुप ए के अंदर हमारी लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आती है, बिडाक्लोइन आती है, लिनोजिलेट आती है। ग्रुप बी के अंदर हमारी क्लोफाजेमिन, साइक्लोसेरिन या
टेरिजिडोन आती है। ग्रुप सी के अंदर हमारी इथोनामाइड और डेलामिनेट। डेलामिनेट और बेडाक्विलिन ये दोनों नई ड्रग्स हैं, लेकिन स्टिल डेलामिनेट कम अंडर द ग्रुप सी, व्हाइल बेडाक्विलिन कम्स अंडर द ग्रुप ए ड्रग। इथाम्ब्यूटोल, डेलामिनेट, पायराजिनामाइड, इमिपेनिब, सिलास्टिटिन, मीरोपेनिब, अमीकासिन, इथोनामाइड एंड पैराअमीनोसैलिसाइड, these are the drugs which comes under the group C category. Next, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि ट्रीटमेंट अब हमें देना क्या है बच्चों को। तो जो बच्चे डीआरटीपी के हैं, यदि हमें एमडीआर एक बार डायग्नोसिस कर लिया तो सबसे पहले देखेंगे पल्मोनरी केस है, एक्सेप्ट एक्सटेंसिव डिसीज, नॉन सीवियर ईपीटीवी है और एक्सटेंसिव डिसीज नहीं है, उस कंडीशन में हम शॉर्टर ओरल बेडाक्विलिन बेस्ड रेजिमेंट देंगे, जिसमें 4 to 6 मंथ ऑफ बीडीक्यू, लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजामिन, पैराजिनामाइड, इथोनामाइड, हाई डोज आइसोनाइजेट इथम्ब्यूटोल एंड 5 मंथ ऑफ लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजामिन, पैराजिनामाइड एंड इथम्ब्यूटोल देते हैं। ये चाइल्ड 5 साल से कम है तो हम यहाँ पे जो है बीडीक्यू की जगह वी कैन ऐड इंजेक्टेबल जो है, यहाँ पे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है एंड इंजेक्टेबल में हम कोई भी अमीकासिन या कैनामाइसिन ऐड कर सकते हैं, बाकी रीजन वही रहेगा। यदि एक्सटेंसिव डिसीज है उसको या सीवियर फॉर्म ऑफ द डिसीज है, देन वी कैन नॉट गिव द शॉर्टर रेजिमेन, वी हैव टू गिव द ऑल ओरल रेजिमेन। ऑल ओरल रेजिमेन में 18 to 20 मंथ का रेजिमेन है, जिसमें कि लेवोफ्लॉक्सासिन है, बेडाक्विलिन है 6 मंथ और लॉन्गर, लिनोजुलेट है, क्लोफाजामिन एंड साइक्लोसिन, ये हम देंगे। आईएनएच या मोनोपोली रेजिमेन है, उसमें 6 मंथ का लेवोफ्लॉक्सासिन आरईजेड। नेक्स्ट, अब ये एक स्लाइड है, इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि हम कोई दवाई, जैसे मान लो ग्रुप ए की हमें 5 ड्रग्स चूज करनी है, या हमें ग्रुप ए में हम 3 ड्रग ले सकते हैं, ग्रुप बी में 2 ड्रग्स ले सकते हैं। तो रेजिमेन हमारा ये सिंपल सा 6 to 8 मंथ ऑफ लेवोफ्लॉक्सासिन, बेडाक्विलिन, लिनोजुलेट, क्लोफासाइक्लो, 12 मंथ का लेवोफ्लॉक्सासिन, लिनोजुलेट, क्लोफासाइक्लो है। लेकिन यदि कोई ड्रग रेजिस्टेंस है, ग्रुप ए की कोई ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है, तो हम 5 रेजिमेन बनाने के लिए ग्रुप ए की 2 दवाइयां लेंगे, ग्रुप बी की 2, ग्रुप सी की 1 लेंगे। अब मान लो ग्रुप ए के अंदर मान लो हमारा कोई फ्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ बेडाक्विलिन, लिनोजुलेट तो ग्रुप ए से लेंगे, क्लोफासाइक्लो बी से, लेकिन सी से डेलामिनेट लेंगे। 12 मंथ का जो है लिनोजुलेट, क्लोफासाइक्लो रहेगा। ये बेडाक्विलिन रेजिस्टेंस है तो 6 to 8 मंथ ऑफ द लेवोफ्लॉक्सासिन, लिनोजुलेट, क्लोफासाइक्लो, फिर यहाँ डेला ले लेंगे बीडीक्यू की जगह। 12 महीने का लेवोफ्लॉक्सासिन, लिनोजुलेट, क्लोफा रहेगा। ये लिनोजुलेट रेजिस्टेंस है तो 6 to 8 मंथ का लेवोफ्लॉक्सासिन, बीडीक्यू, क्लोफाजामिन, साइक्लो, डेलामिनेट, 12 महीने का जो है वो लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफासाइक्लो रहेगा। यदि ग्रुप 1 ग्रुप बी ड्रग यदि रेजिस्टेंस है तो 3 ड्रग्स जो है ग्रुप ए की रहेंगी, 1 ड्रग ग्रुप बी की और 1 ड्रग ग्रुप सी की रहेंगी। अब ग्रुप बी के अंदर ये क्लोफाजामिन रेजिस्टेंस है, देन रेजिमेन रहेगा 6 to 8 मंथ ऑफ द लेवोफ्लॉक्सासिन, बीडीक्यू, लिनोजुलेट, साइक्लोसिन, डेलामिनेट एंड 12 मंथ ऑफ लेवोफ्लॉक्सासिन, लिनोजुलेट एंड साइक्लोसिन। यदि साइक्लोसिन रेजिस्टेंस है तो 6 to 8 मंथ ऑफ यही सेम रेजिमेन रहेगा, लेकिन क्लोफाजामिन की जगह साइक्लोसिन हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ड्रग जो है 1 ग्रुप ए ड्रग और 1 ग्रुप बी ड्रग रेजिस्टेंस है, तो ग्रुप ए में हम 2 दवाइयां लेंगे, ग्रुप बी की 1 लेंगे, ग्रुप सी में 2 लेंगे, 5 बनाने के लिए। तो ग्रुप ए में 2, ग्रुप बी में 2, ग्रुप सी में जो सीक्वेंस रहेगा वो डेलामिनेट, अमीकासिन, पैराजिनामाइड, इथोनामाइड, पास और इथम्ब्यूटोल का, ये इसका सी की सीक्वेंसिंग रहेगी। इसमें हमें ड्रग लेनी पड़ेंगी एज पर द सेंसिटिविटी पैटर्न। नेक्स्ट, अब हमें फॉलोअप का मैन है, फॉलोअप हमें कब करना है, तो फॉलोअप हमें मंथली जो है वेट का फॉलोअप करना है। स्मीयर का ये शॉर्टर रेजिमेन है, 3 मंथ ऑनवर्ड करना है। कल्चर हमें 3 मंथ ऑनवर्ड करना है यहाँ पे भी, और इसके बाद आईपी के सीपी के अंदर हमें क्वार्टरली करना है। अब 3 मंथ का जो हम यहाँ पे कल्चर लगाएंगे वो एट द एंड ऑफ 6 मंथ यदि पॉजिटिव आता है तो फिर हम यहाँ पे इसकी जो है वो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग कराएंगे। फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकंड लाइन एलपीए, लेवोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन, लिक्विड कल्चर लगाएंगे, पैराजिनामाइड, बीडीक्यू, क्लोफाजामिन, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन, लिनोजुलेट, डेलामिनेट के लिए। यदि इफ एनी कल्चर पॉजिटिव एट 3 मंथ और लेटर, स्मीयर पॉजिटिव एट द एंड ऑफ आईपी, एंड ऑफ एक्सटेंसिव आईपी, तो ये हम यहाँ पे ड्रग सेंसिटिविटी पैटर्न करते हैं। बाकी यदि ओरल लॉन्गर रेजिमेन है उसके अंदर भी जो है मंथली हम 6 मंथ ऑनवर्ड जो है वो इसका वेट करेंगे, मंथली वेट करते हैं। इसमें जो है स्मीयर हम 3rd मंथ के ऑनवर्ड लगाएंगे, कल्चर भी हम 3rd मंथ के ऑनवर्ड लगाते हैं। लेकिन इसमें जो ड्रग सेंसिटिविटी पैटर्न है, हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एलपीए जब करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कल्चर जो हमने 3 मंथ पे दिया हुआ है वो कल्चर यदि पॉजिटिव आता है या 4th मंथ का कल्चर पॉजिटिव आता है तो हम इसकी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग लगाएंगे पता करने के लिए कि कोई दवाई इसमें रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकंड लाइन एलपीए लगाएंगे, लिक्विड कल्चर सेंसिटिविटी लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि चेस्ट एक्सरे हमें एट द एंड ऑफ 6 मंथ या एट एंड ऑफ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भी बीडीक्यू ड्रग चल रही होती है, वी हैव टू डू द सीधा क्यूटीसी इंटरवल। क्यों क्यूटीसी इंटरवल इसमें प्रोलॉन्ग हो जाता है तो क्यूटीसी इंटरवल के बेसिस पे जो है हम बीडीक्यू को कंटिन्यू करेंगे।
LFT हम हर 3 मंथ पे कराते हैं और थायराइड जो है हम 6 मंथ पे कराते हैं। ECG हम एट 2 वीकली कराएंगे एंड मंथली फॉर 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कराएंगे। नेक्स्ट एच मोनो रेजिस्टेंस आ रहा है या पॉलीड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ रहा है, तो उस केस में जो रिजमेन है वो हमारा चलता है 6 मंथ ऑफ लेवोफ्लॉक्सासिन RE एंड जेड। ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ होता है। इसमें कोई आईपी और सीपी कोई डिफरेंट नहीं होती है। क्लिनिकली वेट हम मंथली कराते हैं। स्मीयर माइक्रोस्कोपी मंथली फ्रॉम 3 मंथ ऑनवर्ड। कल्चर 3 मंथ के बाद लगवाते हैं, एंड ऑफ ट्रीटमेंट कराते हैं। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग इसमें फर्स्ट लाइन एलपी लगवाते हैं, लिक्विड कल्चर टेस्टिंग कराते हैं। इफ स्मीयर कल्चर 3 मंथ के बाद पॉजिटिव आता है या फिर एंड ऑफ ट्रीटमेंट 6 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद होती है। If the smear is positive at month 4 month will be extended from 6 to 9 month directly. If the follow-up smear remain positive at the end of 5 month, declare the patient as treatment failure. Follow-up culture would be done on 3, 6 and 9 month. Next, इसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या करेंगे, यदि हमें मान लो लेवोफ्लॉक्सासिन नहीं यूज कर सकते, इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंस आ रहा है, हमने जब कराया इसमें सेकंड लाइन एलपी के अंदर, तो लेवोफ्लॉक्सासिन को मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से इसको रिप्लेस करेंगे। इफ सेकंड लाइन एलपी पैटर्न सजेस्ट डू लिक्विड कल्चर टेस्टिंग फॉर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिनोजेलेट एंड क्लोफेनेम। यदि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और पायराजिनामाइड इन दोनों को, और पायराजिनामाइड इनमें से कोई एक नहीं दे सकते हैं, देन रिप्लेस विद लिनोजेलेट, लिनोजेलेट से रिप्लेस करेंगे। If linezolid also cannot be given, then replace with clofazimine and cycloserine. यदि इनमें से कोई नहीं दे सकते तो लिनोजेलेट से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन लिनोजेलेट भी नहीं दे सकते तो हम लिनोजेलेट को क्लोफाजिमिन और साइक्लोसेरिन से रिप्लेस करेंगे। यदि बोथ मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और पायराजिनामाइड हम दोनों ही नहीं दे सकते तो 2 ड्रग ऐड करते हैं, लिनोजेलेट, क्लोफाजिमिन, साइक्लोसेरिन, इन ऑर्डर टू प्रेफरेंशियल बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस पैटर्न। इफ रिफेम्सिन रेजिस्टेंस है तो इसको हम जो है वो स्विच करेंगे शॉर्टर या लॉन्गर रेजिमेन में। इन द फर्स्ट 3 सिचुएशन एबव ट्रीटमेंट जो ड्यूरेशन होगी इन तीनों कंडीशन में, तो ड्यूरेशन 9 मंथ की होगी। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ एच मोनोपोलीडीआर कैन बी लॉन्गर इन एक्सटेंसिव पल्मोनरी टीबी डिसीज अप टू 9 मंथ। द यूज ऑफ न्यू ड्रग इज नॉट येट रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एच मोनोडीआर टीबी। फर्स्ट लाइन की जो बीडीक्यू है वो अभी इसमें रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट, HIV केस के अंदर जब हम मैनेज करते हैं बच्चों को, तो HIV इन्फेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, एडोलसेंट हैं, तो उसमें हम ART और ATT दोनों देते हैं। तो ART हमें कब स्टार्ट करना है, तो ART स्टार्ट करना है रिगार्डलेस ऑफ द CD4 काउंट। सबसे पहले हमें ATT स्टार्ट करना है। इनिशिएट ART एज सून एज TB ट्रीटमेंट इज टॉलरेबल बिटवीन 2 वीक्स से लेकर 2 मंथ तक। लेकिन यदि आपका CD4 काउंट कम है, HIV TB को इन्फेक्शन है, CD4 काउंट 50 से कम है और चाइल्ड की एज 5 साल से ज्यादा है, तो स्टार्ट 81st के अंदर स्टार्ट करनी है। Efavirenz is the preferred drug whenever children are being treated with rifampicin containing drug regimen for TB co-infection. However, in children is less than 3 years and the children weight less than 10 kg, efavirenz is not recommended. Super booster lopinavir and ritonavir must be given. BDQ should be used with caution in person living with HIV treated with antiretroviral therapy due to drug interaction of BDQ efavirenz, लोपानामिर, रिटोनाविर। ये ड्रग्स जो है इसके साथ में बीडीक्यू यदि हम देते हैं तो ये ड्रग्स जो है QTC प्रोलोंगेशन कराती हैं, तो इसकी वजह से हमें काफी वॉचफुल तरीके से इन दवाइयों को देना है, क्लोज मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, देन वी कम ऑन द TPT थेरेपी। इसमें जो है ड्रग सेंसिटिव ये पैटर्न है, तो हम इसमें जो है प्रोफिलैक्सिस थेरेपी में 6 मंथ का आइसोनाइजेट देते हैं, या फिर हम इसमें जो है 3 मंथ का HRV दे सकते हैं यदि एज जो है 2 ईयर से ज्यादा की है। ये ड्रग रेजिस्टेंस पैटर्न है, और यदि फ्लोरोकोनोलिन सेंसिटिव है तो हम 6 मंथ जो है वो उसको लेवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। लेकिन यदि सोर्स है INH रेजिस्टेंस है तो 4 मंथ का हम इसको रिफेम्पसिन देते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव थेरेपी के अंदर सारे हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ पल्मोनरी टीबी पेशेंट या चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर लिविंग विद HIV एड्स, चाइल्ड लिविंग विद HIV इन रेस्पेक्टिव ऑफ द टीबी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आस्क फॉर द टीबी सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे कि किसी में टीबी के सिम्टम्स हैं कि नहीं। यदि टीबी के सिम्टम्स हैं तो हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे टीबी के लिए। या टीबी निकल के आती है तो ट्रीट फॉर द टीबी। यदि उनमें से टीबी नहीं निकल के आती है देन ये उसकी हम एज देखेंगे कि एज क्या है। एज कम है 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, एज 5 ईयर से कम है
तो इनिशिएट टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 5 ईयर से कम एज है तो आपको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी उस बच्चे में देना ही है। यदि एज उसकी 5 ईयर से 18 ईयर पे है तो हमारे बेस्ट है उसको हम जो है वो सबसे पहले एलटीबीआई के लिए टेस्टिंग करें, उसको मॉन्टुक्स उसको लगा के एक बार चेक करें। यदि लेकिन जहाँ पे इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेगरा या मॉन्टुक्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तब भी हम उस केस में भी हमें टीबी प्रोफाइलेक्टिकली थेरेपी देनी है। लेकिन यहाँ पे जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि वी हैव टू फर्स्ट उसको टेस्ट करें, टेस्ट में यदि पॉजिटिव आता है देन वी गिव टू द टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। यदि एसिम्प्टोमेटिक चिल्ड्रंस इनफैक्ट, हाँ यदि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेंट है 1 साल से कम है विद एचआईवी, और तो उस केस में हमें उस केस में सिर्फ हमें उन बच्चों में देना है जिसके अंदर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के अंदर कोई टीबी का इन्फेक्शन है, देन उस कंडीशन में देना है। अब पायरिडॉक्सिन थेरेपी हमें कब ऐड करना है, तो रिकमेंडेड ग्रुप जो है फॉर पायरिडॉक्सिन प्रोफाइलैक्सिस व्हेन ऑन आइसोलाइजेट बेस्ड ट्रीटमेंट, यदि न्यूट्रिशन है, एचआईवी है, रीनल फेलियर है, डायबिटीज है, प्रेगनेंसी है या क्रोनिक अल्कोहलिक डिपेंडेंट है, इस केस के अंदर हमें एडजुवेंट पायरिडॉक्सिन की थेरेपी जो है वो देनी है। नेक्स्ट, पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब भी हम आईएनएस देते हैं, आईएनएस जो है इंटरफियर करता है पायरिडॉक्सिन मेटाबॉलिज्म बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B6, तो हम इसमें पायरिडॉक्सिन थेरेपी देते हैं। पायरिडॉक्सिन जो है अर्लियर जो है वो सप्लीमेंट रिकमेंडेड था हाई रिस्क ग्रुप में, एचआईवी, मालनरिशमेंट, डायबिटीज मेलाइटिस, रीनल फेलियर में, लेकिन अभी जो है रिसेंट जो अभी टीबी प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी के अंदर जो है वो इसकी पायरिडॉक्सिन की जो प्रोफाइलेक्टिक डोज है दैट इज नियर अबाउट टू 10 मिलीग्राम पर केजी चिल्ड्रंस के अंदर है, 25 मिलीग्राम पर केजी एडल्ट्स के अंदर है, और 50 मिलीग्राम पर केजी एडल्ट्स में है। जो एचआईवी वाले जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो 15 मिलीग्राम पर केजी है, और थेराप्यूटिक डोज है 100 to 200 मिलीग्राम केजी। यदि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन है, वहाँ पे जो इसकी थेराप्यूटिक डोज है दैट इज 100 to 200 मिलीग्राम। तो जो बच्चों के अंदर एक बच्चों के अंदर जो हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी है पायरिडॉक्सिन की वो 10 मिलीग्राम पर केजी रिकमेंडेड है, तो इसके अंदर हम डॉट्स के अंदर भी इसको 10 मिलीग्राम पर केजी देते हैं। नेक्स्ट, अब हम फाइनल केस के अंदर आते हैं कि फाइनल केस हमारा क्या था, जो प्रीवियसली जो मैडम ने डिस्कस किया था, केस बताया था। तो उस केस के अंदर क्या था कि इनिशियली जो है वो हमने टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, बच्चे ने टीबी ट्रीटमेंट लिया था, 4 हफ्ते से ज्यादा टीबी ट्रीटमेंट लिया है। माइक्रोबायोलॉजिकली हमने उसको टेस्ट करने की कोशिश की थी, वो हमारा नेगेटिव आया था। इनिशियली जब हमने टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो उसके सिम्प्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि इनिशियली कहीं पे भी टीबी का इन्फेक्शन हमें नहीं आया था, पकड़ में नहीं आया था, तो जो उसके सिम्टम्स थे उसके बेसिस पे स्टार्ट किया था। लेटर ऑन माइक्रोबायोलॉजिकली जब हमने उसमें उसका जो पेरिटोनियल फ्लूइड है उसको सीबीनेट के लिए भेजा तो वहां पर भी हमें नहीं मिला था। अब इस बच्चे के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकली भी नेगेटिव था, बच्चे के अंदर जो है वो डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस थी, क्योंकि ये एब्डोमिनल को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया था, लंग्स को भी इन्वॉल्व कर लिया था। लंग्स के अंदर हम बात करें तो लंग्स के अंदर जो है वो बाइलेटरल जो है पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट था, दोनों साइड में देखा होगा कि बाइलेटरल मिडिल और लोअर जोन में दोनों साइड में मल्टीपल ओपेसिटीज थी बच्चे में। साथ में एब्डोमिनल पेन भी था, एब्डोमिनल पेन के अलावा उसको क्रोनिक डायरिया भी हो रहा था, और साथ में एचआईवी बच्चा पॉजिटिव भी था। सैंपल जो हमने इसका जो आइडियली जो सैंपल था वो लिम्फ नोड, जो एब्डोमिनल लिम्फ नोड है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है, वो सैंपल नॉट इजीली एक्सेसिबल नहीं था कि वहां से हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकें। रेडियोलॉजिकली ये बच्चा डिटोरिएट हो रहा था। यदि आप इनिशियली एक्सरे की बात करो, लेटर 1 ईयर के बाद जब आपने एक्सरे किया था तो रेडियोलॉजिकली ये डिटोरिएट हो रहा था। तो ये जो है वो इस बच्चे को डीआरटीबी का ट्रीटमेंट मिलना जरूरी था, जो कि जैसा कि मैडम ने स्टार्ट किया था आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द डीआरटीबी कमीशन। लेकिन इसके अंदर जो है डीआरटीबी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या चलना चाहिए था, तो जो फाइनल डायग्नोसिस है वो हमारी जो फाइनल डायग्नोसिस थी वो प्रोबेबल डीआरटीबी विद डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस विद एक्सटेंसिव या एडवांस डिसीज थी। क्योंकि एक्सटेंसिव या एडवांस डिसीज इसलिए थी कि इसने जो है दोनों साइड के लंग्स को इन्वॉल्व किया था, बाकी जगह भी फैल गई थी। तो एज पर माय ओपिनियन जो रिकमेंडेशन है वो इसको लॉन्गर रेजिमेंट देना चाहिए था, 18 to 20 मंथ ऑफ द
levofloxacin, bedaquiline, linezolid, clofazimine and cycloserine as per the sensitivity report. इसकी sensitivity report के accordingly जो drug sensitivity वो हमें देनी चाहिए और उसको regularly हमें follow up करना चाहिए था. Thank you. थैंक यू सर. सिर्फ केस इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आपने इतना सिंपल और सरल वर्ड्स में सबको समझाया. क्योंकि एक डीआरटीवी बच्चों में और एआरटी सेंटर में, क्योंकि हम लोग जनरली एआरटी सेंटर में डीआरटीवी ट्रीट नहीं होता है, तो एक मैंने देखा है क्योंकि दवाइयां नहीं समझ पाते या हम लोग डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर रहे होते, तो एक गैप बन जाता है बिटवीन द चाइल्ड एंड पेशेंट एंड द डॉक्टर. तो मेरे ख्याल से आज की प्रेजेंटेशन के बाद हमारी, क्योंकि हम अपनी नॉलेज में और बार-बार इसको रिवाइज करके ये जो पीपीटी हमने आज समझा, क्योंकि बहुत कुछ कवर किया है इसने, फ्रॉम कि हम एक पेशेंट को अप्रोच कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं, एल्गोरिथम्स फॉर डायग्नोसिस क्या है, एल्गोरिथम्स फॉर फॉलो अप क्या है. तो हमको लगता है कि हम इसको एटलीस्ट इस चीज को अगर हम बार-बार पढ़ें और इन स्लाइड्स को रिविजिट करें, तो हम एक वो पेशेंट का जब हमारे पास आता है, चाहे हम उसको डायरेक्टली कमिटी ही डिसाइड करें एमडीआर की दवाइयां, पर एक पेशेंट के बीच सा जो गैप है वो कम हो जाएगा अगर हम उसकी दवाइयां बेहतर समझ पाए, तो हम उसको बेहतर समझ पाएंगे, उसके साइड इफेक्ट्स बेहतर समझ पाएंगे. और क्योंकि ट्रीट हम ही कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कब हमें क्या सोचना है, उसके कौन से लक्षण पे, कौन से सिम्टम पे. तो रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर आलोक सर कि उन्हें इतने क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन दी. थैंक यू वेरी मच सर. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यदि आप परमिशन दें डॉक्टर अमीना जी. हेलो. हाँ जी सर बोलिए. हाँ जी सर बोलिए. एक्चुअली पीडियाट्रिक टीवी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो उसका सैंपल जो लेना, जो हमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए डिटेक्ट करना जो है, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, सैंपल कलेक्शन उसका. और जो अप्रोच है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले आप सीबी नेट के अलावा आपको जो जहाँ पे एलपीए की फैसिलिटी है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे लाइन प्रोब ऐसे लग रहा है, तो ट्राई टू सेंड द सैंपल साइमल्टेनियसली आल्सो. सीबी नेट के अलावा यदि उसमें सेंसिटिव भी आ रहा है, तब भी आपको एक आईएनएच रूल आउट कराना है कि कहीं उसमें आइसोनाइजेड रेजिस्टेंस तो नहीं है. तो उसके लिए साइमल्टेनियसली आपको एक फर्स्ट लाइन एलपीए के लिए सैंपल, जहाँ पे लाइन प्रोब ऐसे की फैसिलिटी है यूपी के अंदर, जहाँ पे भी आपको लग रहा है मेडिकल कॉलेज के अंदर है, या फिर आपका एसटीडीसीज है वहाँ पे जहाँ पे फैसिलिटीज है, वहाँ एक एलपीए के लिए जरूर सैंपल भेज दीजिए. साथ में आप उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए. एलपीए के अंदर आइसोनाइजेड रेजिस्टेंस आ रहा है, तो कम से कम उस पैटर्न पे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये डॉट्स में होता है, ऑटोमेटिक होता है. अगर सेंसिटिव है, रिफैम्पिसिन सेंसिटिव है, तो ऑटोमेटिक LPA1 लगा देते हैं. साथ में सेकंड लाइन एलपीए भी यदि पॉसिबल है तो आप साथ में सेकंड लाइन एलपीए भी करें यदि रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है. होता है. हाँ जी सर, आई फुली एग्री विद यू. बहुत ही प्रेशियस सैंपल्स होते हैं, जितना राइट टाइम पे टेस्ट हो जाए. अब हम पोस्ट टेस्ट पोल के आंसर्स डॉक्टर अनुराधा बताएंगे. फीडबैक पोल भी ऑन है, आप वो भी आंसर कीजिए. तो प्री और पोस्ट टेस्ट में हमारे 2 सवाल थे. पहला क्वेश्चन जो मुझे अच्छे से याद है, डॉक्टर आलोक अपनी स्लाइड्स में जाते हुए उन्होंने बोला भी था स्लाइड पे रुक करके, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. और वही क्वेश्चन है हमारा कि इन सभी ड्रग्स में से ग्रुप सी डीआरटीबी मैनेजमेंट की कौन सी ड्रग है, और करेक्ट आंसर है ए, टेलोमेनिड. नंबर 2 क्वेश्चन था कि कौन सी ड्रग हमें सावधानी से यूज करनी है PLHIVs में जो ऑलरेडी ARBs पे हैं, और स्पेशली एफाविरेंस पे, क्योंकि ड्रग इंटरैक्शन भी रहती है. और लोपिनाविर, रिटोनाविर, क्योंकि प्रोलॉन्ग QT इंटरवल हो जाता है अगर हम ये ड्रग उनके साथ लेते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर था बी, बिडाक्विलिन. आपको, अगर आप हमें सवाल अपनी ईमेल में हमें बता सकते हैं, जैसे आपको बाद में स्लाइड पढ़ते हुए कोई दिक्कत आए या कुछ आए, हम ट्राई करेंगे पूरा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके डाउट्स क्लियर हो. तो आप बाद में भी हमें ईमेल कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं. तो अब सेशन एंड करने का टाइम आ गया. एक और बार मैं तहे दिल से डॉक्टर आलोक सर का थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इतना प्रेशियस स्लाइड्स बना हमें दी, जो हमारे साथ हमेशा एक रिसोर्स की तरह रहेंगी, एंड इतने अच्छे से समझाया. थैंक यू सर. And thank you for the case also to the case presenter, क्योंकि बहुत ही अच्छा केस था और बहुत अच्छे से वर्कड अप था, जिससे सबको बेनिफिट हुआ है. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. एंड नेक्स्ट सेशन हमारा अप्रैल में होगा. वी विल कीप यू नोटिफाइड. हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अप्रैल के लिए. और सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि
काइंडली एक एक केस जरूर भेजें, हमारी लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू अनुराधा।